नमस्कार, मैं नवीन गहलोत पॉलिटी विद नवीन गहलोत में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और आज वो समय आ गया है कि हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां संपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाए, तो इससे बेहतर कहीं और नहीं होगा। तो पॉलिटी विद नवीन में आज की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने देखिएगा। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और जब तक आप इस चैनल को शेयर कर दें फटाफट से और इसका आंसर दें। जितना जल्दी आप इसका आंसर देंगे आगे बढ़ेंगे हम फटाफट। यस, साहिल, मुकेश, बिल्कुल हाँ, क्या आंसर दे रहे हैं आपको? दो, वेरी गुड बेटा, शाबाश। 3, 4, आगे बढ़ते हैं। देखना, हम देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया उसकी बात की गई है। 1919 के अधिनियम की प्रांतीय प्रशासन की बात की जा रही है बेटा। जो महान परिवर्तन आया उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। तो आपको पता होगा जो 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। चेम्सफोर्ड योजना इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है, वो नाम है बेटा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या था? इसकी एक विशेषता बेटा केंद्र में द्विशासन प्रणाली, सदनात्मक व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की थी व्यवस्था। और एक सबसे प्यारी चीज थी, इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके बारे में। आपका पहला ऑप्शन है बेटा प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना। ये बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन होगा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना बेटा स्वायत्त शासन नहीं, यहां आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की बात की थी। आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रांतों के गवर्नर अधिकार विहीन हो गए, तो यह भी आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। तो किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, बिल्कुल। दो मुकेश, यस राठी, ये पता नहीं क्या लिख रहा है, सनम। अरे भाई सनम रे नहीं, आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है, थैंक यू। चलो, बहुत शानदार आंसर बेटा, ये आपका आंसर था। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चों। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ लिया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, सबके राइट जवाब। यस, ए बी, सुनीता जी सी, बी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बेटा, शाबाश, बहुत शानदार आंसर। चले देखते हैं इसको। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? अब बच्चों दो बात हम यहां पर करना चाहेंगे। हमारे पास द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, द्विसदनात्मक। आप सबको पता है ये द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, इस अधिनियम की सबसे बड़ी जान थी। द्विसदन में आपके पास जो पहला सदन हुआ करता था बेटा, इस पहले सदन का नाम था जो आपके केंद्रीय, अगर हम बात करेंगे बेटा तो पहले है आपका राज्य परिषद, एक था आपका राज्य परिषद, और एक सदन आपका ये केंद्र में बेटा, ये कहां पर प्रारंभ हुई थी? केंद्र में।
और एक था केंद्रीय विधानसभा। एक आपका क्या था? केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। अब अगर आप इस बात को ध्यान रखना चाहेंगे, जो केंद्रीय विधानसभा है, क्या पूछ रहा है? केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के, इसकी कुल संख्या बेटा 144 हुआ करती थी। और अगर इस 144 में भी अगर हम बात करते हैं तो 104 तो क्या हुआ करते थे? निर्वाचित हुआ करते थे। 104 क्या हुआ करते थे बेटा? निर्वाचित हुआ करते थे। और आपके 40 सदस्य क्या हुआ करते थे? मनोनीत हुआ करते थे। कितने सदस्य मनोनीत हुआ करते थे? उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो देखना, उसी प्रकार से अगर हमने राज्य परिषद की अगर हम चर्चा करना चाहें तो राज्य परिषद की बेटा सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी? 60 हुआ करती थी। इसमें भी दो आंकड़ा हमारे पास हुआ करता था। एक सदस्य थे आपके निर्वाचित हुआ करते थे, निर्वाचित, और एक हुआ करते थे इसमें हमारे पास मनोनीत हुआ करते थे, मनोनीत हुआ करते थे। तो अगर हम देखेंगे बेटा निर्वाचित सदस्यों की अगर संख्या देखते हैं तो हमारे पास 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत हुआ करते थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय विधानसभा किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहा है। कुल संख्या 144 के निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया, कितने सदस्य निर्वाचित? तो आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका राइट ऑप्शन 104 होगा बेटा। तो आपका सही जवाब आपका 104 है। जिन बच्चों ने दो ऑप्शन दिया है सबके जवाब बड़े आए, बहुत शानदार, सही। हाँ बेटा, डेली क्लास लग रही है अपनी, यस, निष्कर्ष एजुकेशन ऐप पर डेली क्लास लग रही है। आप चाहो तो वहां जाकर, और अभी तो ऑफर चल रहा है, 199 में संपूर्ण कोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको। चलें, हाँ मुकेश जी राम राम, राम राम, जोधपुर से राम राम, राम राम भाई। सभी बच्चों को बहुत प्यार मिल रहा है आपका। चलें, अगला क्वेश्चन देखना आपके इस पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे पहले। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। किस प्रकार से इसको देखना, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है, क्या बात कर रहा है? अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, हमारे पास केंद्र में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, केंद्र में कौन सी बेटा? द्विसदनात्मक व्यवस्था, सदनात्मक व्यवस्था हमने प्रारंभ की थी। इसमें दो सदन हुआ करते थे। इस सदन में हमारे पास कौन कौन था? एक हमारे पास राज्य परिषद हुआ करती थी, क्या थी? राज्य परिषद हुआ करती थी। और एक हमारे पास क्या हुआ करती थी? केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी। यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर मैं वर्तमान की विधायिका की बात करता हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं संसद की बात करता हूं, वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद है, तो संसद में वर्तमान में हमारे पास कौन शामिल है बेटा? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर वर्तमान की विधायिका बनती है। लेकिन अगर उस समय की अगर मैं बात करना चाहूं तो उस समय 1919 के अंतर्गत जो भारत की विधायिका थी, जो द्विसदनात्मक सदन हुआ करते थे, उसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा शामिल है। तो गवर्नर जनरल विधानसभा बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा आपका। गवर्नर जनरल राज्य परिषद विधानसभा बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा बेटा। यह वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उस समय नहीं हुआ करता था। गवर्नर जनरल राज्य परिषद ये भी गलत ऑप्शन होगा आपका। राज्य परिषद और विधानसभा, देखो यहाँ केंद्रीय विधानसभा नहीं लिख रखा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे जवाब दे रहे हो आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट ऑप्शन बेटा राज्य परिषद और विधानसभा होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना, चौथे नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? कितना प्यारा आंसर है, बहुत ही शानदार आंसर है बेटा। क्या बात आ रही है? 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो ध्यान रखना, संघीय न्यायालय की शुरुआत नहीं हुई थी, प्रांतीय स्वायत्तता नहीं थी। यहां पर बेटा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी प्रदान किया गया था।
आंशिक रूप से क्या किया गया था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात इन्होंने की थी। इस बात का प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आपका पहली बार वयस्क मताधिकार की बात की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए, और निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था ईसाइयों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को और सिख समुदाय को। क्या दिया गया था, प्रत्यक्ष रूप से वह निर्वाचित कर सकते थे अपने सदस्यों को। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें पहली बार जो व्यवस्था की गई थी वयस्क मताधिकार की, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन का इन्होंने सही रूप से, व्याख्यात्मक रूप से इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ये डेफिनेटली था कि ये लोग क्या कर रहे थे, वयस्क मताधिकार की पहली बार बात करते हैं 1919 के अधिनियम के तहत। प्यारे बच्चों, आपके बहुत सही आंसर, इसका थोड़ा सा आपका गलत आंसर आ रहे हैं। कई बच्चे प्रत्यक्ष निर्वाचन बता रहे हैं, बेटा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है। इन जो हमारे पास 4 समुदायों को इनको जोड़ा, इन्होंने निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया है, ठीक है ना। अब किस आधार पर किया आप सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। कितना शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा था, द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो एक सदन हुआ करता था, इसका नाम था राज्य परिषद। बेटा राज्य परिषद ये उच्च सदन हुआ करता था। कौन हुआ करता था, ये उच्च सदन हुआ करता था। अगर मैं वर्तमान की राज्यसभा की बात करूं, वर्तमान में जो हमारे पास वर्तमान विधायिका में, वर्तमान में जो राज्यसभा आपके पास है, क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आपकी इस राज्य परिषद की ही देन है, इसको इसी नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में ये राज्यसभा जो हमारे पास है, ये भी क्या है, एक प्रकार का उच्च सदन है। सभी बच्चे इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या है। वर्तमान में अगर राज्यसभा के सदस्यों की अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी आ रही बेटा, 245 इसकी सदस्य संख्या है। लेकिन उस समय जो राज्य परिषद की सदस्य संख्या की बात करते हैं तो हम 60 रखते हैं, जिनमें से 34 तो निर्वाचित थे और आपके 34 आपके, सॉरी हाँ, जिसमें से आपके 34 निर्वाचित आ रहे हैं और 26 आपके सदस्य क्या थे, मनोनीत हुआ करते थे। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार का बारे में जानकारी है। तो बेटा जो राज्य परिषद हमारी थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, पहले अध्यक्ष बनाए गए, वो कौन थे, अलेक्जेंडर मूडी मैन सही है, इसका राइट ऑप्शन है। कई बच्चों के बहुत प्यारे जवाब आए हैं, मैंने इसमें आपका कोई ऑप्शंस नहीं देखा है, लेकिन आपके सही जवाब दे रहे हैं बेटा अलेक्जेंडर मूडी मैन। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पास कौन थे, ये है हमारे पास अस्थाई अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, अस्थाई अध्यक्ष हुआ करते थे। किसके, संविधान सभा के, संविधान सभा के, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष से, जिन्होंने कब बेटा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की कौन सी बैठक की थी, प्रथम बैठक की थी। सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। विट्ठल भाई पटेल हमारे बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। फ्रेडरिक वाइट हमारे पास ब्रिटेन से बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो अलेक्जेंडर मूडी मैन इसका राइट ऑप्शन होगा। बहुत शानदार जवाब दिया। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखना, भारत सरकार अधिनियम, इसको पढ़ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया बेटा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 प्रकार के जो प्रांतों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, विषयों को बांटा गया था। तो केंद्र सूची के जो विषय रखे गए थे वो 47 थे। तो राइट ऑप्शन इसका होगा 47। इस बात का ध्यान रखना, हमने इसका बहुत विस्तार में आपको क्लास के अंदर समझाया था। कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया था यह भी बताया था। ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के थे, कौन से विषय बेटा, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हुआ करते थे, जैसे रेल हो गया, जैसे रक्षा हो गया आपका, जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, प्रौद्योगिकी, जैसे आपका
कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट, ये जितने भी विषय थे बेटा जो हमारे पास के राष्ट्रीय महत्व के थे उनको हमने केंद्रीय सूची में, संघ सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद जो राज्य सूची में ऐसे विषय थे जो बिल्कुल राज्य द्वारा ही सोल्व किए जा सकते हैं, अधिकांश ऐसे विषयों को शामिल किया गया जो एक प्रकार से ऐसे विषय हैं जो पब्लिक के लिए डील करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 47 है। कई बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया। यस बेटा, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूं लक्ष्य क्लासेस पे, बिल्कुल ठीक है। आप कहां से? अच्छा, चंडीगढ़ से, अरे वाह क्या बात है, आपका स्वागत है बेटा। चंडीगढ़ के बच्चे भी आपके बीच में जुड़ रहे हैं, संपूर्ण भारत से बड़ा प्यार मिल रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ इन क्वेश्चंस में, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दूंगा और आप प्रतिदिन इन क्लासों को लाइव देख सकते हैं जो क्लास हमारी लगती है। और मैंने आपसे क्या कहा, 199 के ऑफर में मैं आपके बीच में पॉलिटी विद नवीन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को आप बिल्कुल यूट्यूब पर जाके देखें और वहां पर इसके वीडियो, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है और इन्होंने बच्चों की विशेष मांग पर इसको अलग ही चैनल बनाया है, ध्यान रखना। तो आपका प्यार हौसला ऐसे ही बना रहना चाहिए। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति की सीरीज में हम खेल रहे हैं। मैं आपको करोड़पति तो नहीं बना सकता, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ बने रहे तो संविधान का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? बिल्कुल सत्य, अभी छांटते हैं। अरे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे और यूं कहते हैं ना हलवा होंगे, हलवा। तो ध्यान रख लेना, अगर आपने संविधान पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ की गई। अरे ये तो पहला ही सत्य है भाई साहब, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य पाया गया। निम्न सदन को राज्य परिषद कहा जाता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि निम्न सदन, राज्य परिषद जो था, जो द्विसदन थे, द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो हमने बात की थी बेटा, इसमें 2 सदन रखे थे। एक हमारे पास क्या था, एक राज्य परिषद हुआ करता था और एक सदन आपके पास क्या था, विधानसभा हुआ करता था। केंद्रीय विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, इसमें 144 सदस्य थे बेटा। ये उच्च सदन हुआ करता था और ये आपका निम्न सदन हुआ करता था। तो ध्यान देना, उच्च सदन को क्या कहा आपने, विधानसभा। बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, ये भी आपका गलत ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी गलत है। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया था, बिल्कुल गलत है बेटा। इस विधानसभा का जो कार्यकाल था ये 3 वर्ष, 5 वर्ष की जगह क्या है, 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 3 वर्ष क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। ये ध्यान रखना, बहुत प्यारा ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत यस, बिल्कुल बेटा सही जवाब दिया आपने, शाबाश। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी विलंब के फटाफट हम इन क्वेश्चन को करेंगे। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम को बचाएंगे। और ध्यान रखना, यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी पूरे संपूर्ण भारत में आप कर रहे हैं और अगर संविधान का कोई क्वेश्चन आता है तो यकीन मानना पॉलिटी विद नवीन गहलोत चैनल से आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हम सबसे पहले लेकर आते हैं उस ऐसे क्वेश्चन, हर एग्जाम्स को सबसे पहले डील करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी विलंब के। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। बेटा क्या बात कर रहा है, विधानसभा की बात कर रहा है। कौन सी विधानसभा की बात कर रहा है बेटा, ये केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहा है। तो केंद्रीय विधानसभा में मैंने आपसे क्या कहा कि केंद्रीय विधानसभा क्या था, सबसे पहले तो यह एक प्रकार का निम्न सदन हुआ करता था बेटा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसकी सदस्य संख्या 144 सदस्य हुआ करते थे। और अगर हम इनमें बात करते हैं बेटा
तो इनमें भी अगर ये देखने की कोशिश की तो हमारे पास 104 सदस्य जो थे वो निर्वाचित हुआ करते थे बेटा। कितने? ये 104 सदस्य क्या थे? निर्वाचित हुआ करते थे। और अगर मैं बात करना चाहूं तो 40 सदस्य आपके मनोनीत हुआ करते थे। कितने सदस्य मनोनीत हुआ करते थे? तो ये क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं अपन। इन्होंने क्या कहा? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी? विधानसभा के अंतर्गत गैर निर्वाचित का मतलब मनोनीत की बात कर रहा है। गैर निर्वाचित का मतलब किसकी बात कर रहा है? मनोनीत की बात कर रहा है। तो मनोनीत सदस्य आपके कितने आ रहे हैं? मनोनीत सदस्य आपके कितने आ रहे हैं बच्चों? मनोनीत सदस्यों की अगर बात कर रहा है बेटा तो मनोनीत सदस्य आपके कितने हैं? 40 सदस्य हैं बेटा। 40 में भी अगर हम बात करते हैं तो 26 सदस्य क्या हुआ करते थे आपके? ये सदस्य सरकारी सदस्य हुआ करते थे। कितना बेटा? सरकारी सदस्य हुआ करते थे। और अगर हमारे पास इसके बाद जो बच रहे हैं बेटा वो कितने बच रहे हैं? 14 सदस्य। कितने बच रहे हैं? 14 सदस्य। तो ये कैसे थे? गैर सरकारी सदस्य थे। अब कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में अगर आप बात करना चाहें तो एनसीईआरटी में बेटा इन सदस्यों की संख्या 144 की जगह आपको 145 मिल जाती है। ध्यान रखना, विशेष तथ्य मैं बता रहा हूं आपको, आप भूल मत जाना। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन मिलता है, मैंने इसका बिल्कुल निचोड़ देखा है, आप इसको ध्यान से समझना। क्या है? एनसीईआरटी इनकी सदस्य संख्या 145 बता रही है। तो 104 तो निर्वाचित हैं, लेकिन एनसीईआरटी के 145 की अगर हम बात करें तो यहाँ 41 सदस्य आते हैं। तो 41 सदस्य अगर यहाँ पूछे जाते हैं बेटा तो ये आंकड़ा तो सही है, लेकिन इन सदस्यों की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी? 15 सदस्यों की संख्या आ जाएगी। तो बहुत शानदार आंसर क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को बहुत गहनता से समझना और समझने के बाद इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, इसका राइट ऑप्शन आपका हमने दे दिया था बेटा। राइट ऑप्शन देखना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 26 राइट ऑप्शन होगा, इस बात का ध्यान रखना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो ध्यान देना, उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, केंद्र में दोहरा शासन। बेटा केंद्र में दोहरा शासन नहीं है, उत्तरदायी शासन बिल्कुल है। प्रांतों में इन्होंने क्या किया था? आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन प्रदान किया था। कहां पर? प्रांतों को इन्होंने स्वायत्तता दे दी थी। बिल्कुल, ये भी आपका राइट ऑप्शन होगा। शक्तियों का विभाजन कर दिया था, केंद्र में विषयों को बांट दिया था। आरक्षित और हस्तांतरित विषय यहां पर हुआ करते थे। कौन कौन से बेटा? आरक्षित हुआ करते थे और कौन से हुआ करते थे? हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। लेकिन अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो केंद्र में दोहरा शासन की अगर बात करें तो केंद्र में दोहरा शासन नहीं था बेटा। केंद्र में अगर हम बात करें तो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, प्रांतों में दोहरा शासन था। कहां पर? प्रांतों में दोहरा शासन, डायरकी जिसको कहते हैं, द्वैध शासन जिसे कहते हैं। तो प्रांतों में दोहरा शासन था, न कि केंद्र में दोहरा शासन था। तो विशेषता नहीं होगी। तो यही आपका फोर्थ आंसर आपका क्या जाएगा? राइट ऑप्शंस के अंदर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हैं बच्चा, सभी के सभी, बहुत बढ़िया। यस, डेली क्लास लगती है बेटा, बस आप ही नहीं आते, मैं डेली इंतजार करता हूं आपका। अब मुझे नहीं ना पता यार आप क्यों नहीं आते हो। चलें, अच्छा यूपी से भी भैया जुड़े हुए हैं। सुशील, काहे की तैयारी कर रहे हो सुशील जी? अच्छा यूपी पीएससी की, क्या बात है बेटा, यूपी पीएससी के बच्चे हमारे पास में हैं। हाँ, यूपीएससी के भी बच्चे बहुत सारे हैं जो आपका प्यार मिलता है। एमपी के बच्चे हैं और बिहार के सबसे ज्यादा बच्चा जुड़ता है। पटना बहुत पड़ता है भाई। पटना वालों, मेरी आवाज अगर आ रही है तो इस वीडियो को सब जगह आप भेजें। और हम डेली पढ़ रहे हैं इस क्लास को, इस बात का ध्यान रखना। पूरा संविधान आपको 199 में पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से
किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया? किस विषय को केंद्रीय विषय, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जो संघ सूची है उसी को आपने क्या कहा बेटा? केंद्रीय सूची कहा। और मैंने क्या कहा था आपसे कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे थे उन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को इसमें शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय महत्व के सबसे बड़ा मुद्दा था रेलवे, इसको हमने केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया था। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। द्वितीय ग्रेड जीके के पेपर में ऑप्शन था और याद रखना बहुत शानदार ऑप्शन था। तो जो बच्चे राजस्थान के हैं और जो बच्चे राजस्थान के सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमने हर स्टेट के क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की है। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? अरे इसका तो सभी पहला ही आंसर क्या होगा? द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की स्थापना हमने इसी के तहत की थी। द्वैध शासन कहां पर? आपको सबको पता है, प्रांतों में हमने द्वैध शासन का प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? द्वैध शासन। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, देखना हमारी बात कर रहे थे द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहे थे, प्रांतों में द्वैध शासन है। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1919 का अधिनियम। 1961 और 1958 के अधिनियम की अगर हम चर्चा करना चाहें बेटा, तो ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और समाप्त करने के बाद ये प्रशासन हमारा सीधा ब्रिटेन के अधीन आ चुका था। और अगर हम कहें कि भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वाइसराय कहा जाने लगा। इसके तरफ क्या कहा जाने लगा? वाइसराय कहा जाने लगा। इस बात का ध्यान रख लेना। और अगर इसी की खामियों को दूर करने के बाद 3 साल के अंदर ही 1861 का भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया था, इसमें जितनी भी खामियां इस अधिनियम के तहत थी, इस अधिनियम को हमने क्या किया? रिफॉर्म किया और पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना। विधि निर्माण में अगर मैं बात करना चाहूं, विधि निर्माण में किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। विधि निर्माण में किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 1919 का अधिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। ये कोई टेंशन ही नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा 1919 का अधिनियम। ये आपका क्या था बेटा? मार्ले मिंटो सुधार योजना था। क्या था? मार्ले मिंटो सुधार योजना इसका नाम हुआ करता था। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से इसको जाना जाता था। और आप सभी जानते हो भारत प्रशासन अधिनियम, परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम आपका 1935 का था। यह अंतिम अधिनियम था सरकार का जिसने एक आमूलचूल परिवर्तन किया। तो सभी बच्चों का राइट ऑप्शन जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो आप ऐसा नहीं समझे कि आप महान हैं, ये सबको आ जाएगा। अगर इसको क्वेश्चन को तो आलिया भट्ट करे ना बेटा, तो आलिया भट्ट भी इसका सही जवाब दे देती है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसी बात नहीं है, राइट जवाब देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्था में, कई बार इसको विस्तारित रूप से अभी समझा चुका हूं, द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में 1919 के अधिनियम की देन है। और ये सेकंड ग्रेड में कई बार आ चुका है, पीटीआई परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। जिन जिन में आया हमने यहां रखने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो बेटा गलती आपकी होगी, गलती हमारी नहीं होगी। हम आपको देखो, एक घोड़े को आप नदी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको सिखा सकता हूं लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, टेबल कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ध्यान रखना कोचिंग किसी बच्चे को पास नहीं करवाती है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप को समय नहीं देंगे, लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। और भाई बहुत
सुस्पष्ट तरीके से मैं आपको, देखो आप जब तक नहीं दोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा गिव एंड टेक का रेस्पॉन्स है। जिंदगी में आपको दिया क्या है, आपने क्या दिया है, जिंदगी आपकी लाइफ वैसे ही रेस्पॉन्स करेगी उस चीज को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है? बहुत आराम से पढ़ेंगे, अभी जवाब देने की कोई जल्दी नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरकी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा था कि केंद्र में आपका दोहरा शासन होना चाहिए, प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए। यह बिल्कुल सही जवाब है। यह देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सही नहीं है। यह देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। बिल्कुल सही है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल, ये भी आपने लोक सेवा आयोग का प्रावधान जब 1926 में लोक सेवा आयोग का बिल्कुल कहा। यह देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करता है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल ये गलत होगा बेटा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, और अगर हम बात करना चाहें ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, और अगर हम बात करना चाहें सिख, इन सबको क्या किया गया था बेटा? इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो समर्थन करता है, नहीं करता है? ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। मतलब ये सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका तीसरा राइट ऑप्शन होगा। ये 3 आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था? बिल्कुल सही आंसर है आपका 1926 में संघ लोक सेवा आयोग, जिसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हम बाकी 1935 का अधिनियम आपकी क्लास में अभी इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रख लेना। 1858, 1947 के बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज पर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आज की हमारी जो क्लास की जो श्रृंखला थी प्रश्नों की, ये 15 क्वेश्चंस तक आपने बिल्कुल क्रमांक देखता हूं 15 क्वेश्चन। डेली हम 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके सामने रोजाना प्रस्तुत होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय संविधान का जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स, जितना आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां भारतीय संविधान आता है तो यकीन मानना आपका यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये मैंने आपसे वादा है, मैं संपूर्ण भारत में मात्र 199 रुपए में भारत का संविधान पढ़ाऊंगा। अब देखना किस तरीके से आपका प्यार बहुत स्नेह मिल रहा है। बहुत कम नॉमिनल चार्जेस में आपको पढ़ा रहे हैं। इसको एक ऑफर नहीं माननी, ये आपका हक मानना है, इस बात का ध्यान रखना। जितनी सेवा बच्चों के लिए कर सकते थे उतनी करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, अगर अभी तक आपने पॉलिटी विद नवीन चैनल को आप सब्सक्राइब करना बेटा। जिस चैनल से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना ताकि डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं, अगर आप 199 का, देखो 199 बहुत कम रेट है, इस बात का ध्यान रखिए। इतना भी पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता कि हम करोड़पति इससे बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। मेहनत बहुत है, लेकिन यह है कि हमारा संकल्प है कि भाई संविधान का कोई क्वेश्चन आए और आप नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के लिए अगर 199 खर्च नहीं कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल यूट्यूब पे आप पढ़ें, बहुत सारे वीडियो मिले हुए हैं,
लेकिन शिक्षा के लिए कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम की मांग है बेटा। ये सिस्टम की वजह से हमें लेना पड़ रहा है, अन्यथा हम तो इसको भी निःशुल्क कर देते। लेकिन ये जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनके जो चार्जेस निकालने हैं वो कहाँ से निकलेंगे, इसीलिए हमने ये व्यवस्था की है कि हम बहुत नॉमिनल चार्जेस में बच्चों की सेवा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे समर्थन करें, पॉलिटी विद नवीन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम डेली प्रतिदिन मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे रात 8 बजे नई नई श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।